नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। सुबह सुबह 7 बजे हर रोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो कैब की एक क्लास। ये बहुत ही स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग 9000 एसएससी के पीवाईवी कवर कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के वो कैब कवर कर रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे से। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो आपका 100% वो कैब करेगा। एक भी वो कैब मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। एक बार ये 90 दिन का वो कैब कवर कर लिया, आपका 100% वो कैब कवर हो जाएगा। अभी हाल ही में आपके एसएससी सीजीएल के 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी रिलीज हुई है। अगर आप चाहते हो एसएससी सीजीएल में एक सीट अपना पक्का करना तो ये कैब का पूरा सीरीज आपको बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से कवर करना पड़ेगा। ये आज हमारी 10वीं क्लास है, मतलब आज हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग 1000 वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास में ना ही मैं आपको वो कैब पढ़ाता हूँ, साथ में ये भी सिखाता चलता हूँ कि कैसे आप रिवीजन करें, कैसे आप आगे बढ़ने से पहले पीछे जो आपने इकट्ठा किया हुआ वो कैब अपने ब्रेन के अंदर उसे वॉश आउट होने से बचाएं। कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आपको बताया था इस बार माई पाठशाला के बच्चों को बहुत बड़ा प्यार और उपहार देने वाला हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी दिया। इस वक्त अगर आप एसएससी सीजीएल के इंटायर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में आप माई पाठशाला के ऐप पे जाकर इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, हेल्पलाइन नंबर होगा, वहाँ पे आप बात करके आप इनरोल कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी कोर्स में इनरोल नहीं करना चाहते हैं, किसी के भी कोर्स में इनरोल करना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। मैं एग्जाम से पहले सब कुछ यहीं यूट्यूब पे सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज कंटेंट को प्रोवाइड कर दूंगा। इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे किसी के पास भी चले जाइए, कोई इतना तमीज़ से नहीं पढ़ाएगा जितना तमीज़ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जो दिन का सुबह का बाइट्स लेके आ रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट के व्यूज़ के लिए बाइट्स लेके नहीं आ रहा हूँ, इमेज और डायग्राम लेके नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से 100% वो कैब कवर करा रहा हूँ। हम हर रोज़ 100 वर्ड्स कवर करते हैं, जिसमें हमारा जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से है। 1 वर्ड मैं 20 कराता हूँ आपको, इडियम्स 10 कराता हूँ, वर्ड सीरीज 50 से 60 कराता हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन 5 कराता हूँ, फ्रेजल वर्ब 5 कराता हूँ, होमोफोन्स 3 कराता हूँ। ये पूरा का पूरा जो डिवीज़न है 90 दिन में जब आप कवर करोगे तो आपका हर एरिया कवर हो जाएगा वो कैब के, जिसमें आपका 1 वर्ड भी कवर होगा, इडियम्स भी कवर होगा, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब भी कवर होंगे, वर्ड सीरीज भी कवर होगी, और आपके जो क्लोज टेस्ट और फिलर्स में जो वर्ड्स आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे जो होमोफोन्स के माध्यम से आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सीरीज आप सोच के देखो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये आपका ब्रेन है जो मैं बाउल से कंपेयर करता हूँ। इस हमारे एक ब्रेन में एक छोटा सा छेद है, इसमें हम 900 वर्ड्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। रिवीजन के लिए आपको 1-2 दिन बीच में मिला भी होगा, जब मेरी ये वो कैब की क्लास नहीं आई होगी उस दिन आपके पास समय मिलता है उन वो कैब को रिवाइज करने का। अब आज हम 100 वर्ड्स और डालेंगे, लेकिन अगर मैं इस 900 वर्ड्स का, जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, हर रोज क्लास कर रहे होंगे, हर रोज रिवीजन कर रहे होंगे, उनके दिमाग की स्थिति बता रहा हूँ इस वक्त। उनके दिमाग की स्थिति क्या होगी, तकरीबन 600 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद हो गए होंगे, 300 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको थोड़े थोड़े याद हो रहे होंगे, थोड़े थोड़े भूल रहे होंगे, या 300 में भी ऐसा होगा कि थोड़े से कुछ याद होंगे 150 के आसपास, और 150 वर्ड जो ऐसे होंगे जो बार बार भूल रहे होंगे। ये याद हो रहे होंगे, भूल रहे होंगे, ये वाला सीन चल रहा होगा। आपको क्या काम करना है, आपको रिवीजन का टाइम एकदम बैलेंस करना है। 1 घंटा 20 मिनट समय निकालिए आप वो कैब के लिए, 90 दिन ही तो निकालना है, जिसमें से 40 मिनट मेरी ये वाली क्लास देखिए, और बचे हुए अगर 40 मिनट की बात करें तो 40 मिनट सिर्फ रिवाइज कीजिए। अब ये 40 मिनट रिवीजन में मैं बोलूँ तो 40 मिनट के रिवीजन में ये 300 शब्द आपको याद करने ही करने हैं। अगर ये 300 शब्द अगर आप अच्छे से याद नहीं करोगे, दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे, तो ये सारा का सारा इधर निकल जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये यहाँ ना निकले, ये लीक ना हो वापस, तो इसको रिवीजन वाली एक साइकिल लगाओ, घुमा के वापस अपने दिमाग में डालो, और 300 शब्द जो निकल रहे हैं, वॉश आउट हो रहा है, वापस आपके दिमाग में फिल हो जाएंगे। इससे आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सुचारू रूप से अच्छी हो पाएगी। अगर ये आपके दिमाग से निकल गए, अगर आपने रिवीजन सही से नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सही तरीका यही है कि आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। 1000 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक ठाक वर्ड्स हो गए हैं, तो ऐसे में रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 40 मिनट क्लास में और 40 मिनट रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन आपने 90 क्लास जिस सिस्टम से मैं बता रहा हूँ आपने कवर किया, आप देखोगे कि आप हर बच्चे से ज़्यादा आपको वकैब आ रही होगी। हर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट कुछ भी देने जा रहे होगे, हर वकैब आपका देखा देखा लगेगा, हर वकैब आपका पढ़ा पढ़ा लगेगा, और हर वकैब के जो है आपके जो ऑप्शन होंगे वो सही टिक हो रहे होंगे। तो चलो आज के पहले सेक्शन में चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले 1 वर्ड।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी शुरुआत की सलाह को स्किप कर देंगे। मैं मानता हूँ पढ़ने से ज़्यादा जो शुरुआत की सलाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर लीजिए और सारा का सारा प्लेलिस्ट में मेरे पूरे 90 डेज का सीरीज एक्सेस कीजिए। मैं बताता हूँ कि इंग्लिश का टीचर कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, कितना भी कहानी सुना के पढ़ाए, कैसे भी पढ़ाए, मेरे से बेहतरीन कंटेंट आपको वो कभी नहीं दे पाएगा जो आपके एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की करेगा। ना ही सीट पक्की करेगा, आप इतना उम्दा स्कोर करोगे इसको पूरा कवर करने के बाद। चलो चलता हूँ मैं। आज में सबसे पहला है, एक शब्द है रेफरेंडम, बहुत इस्तेमाल होता है। रेफरेंडम शब्द जो है मैं तब जान पाया जब मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत करीब से फॉलो कर रहा था। पुराने समय में अन्ना आंदोलन को मैंने बहुत अपने कॉलेज के समय में फॉलो किया था और उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव भी रहा था अपने लोकल इलाके में जाके। हमारे जो वो होते हैं ना कि सभासद होते हैं, उनके घर के बाहर जाके पूरी भीड़ इकट्ठा करके उनको बुलाना कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो अगली बार वोट नहीं देंगे। ये मैंने कैंडल मार्च जलाते हुए बहुत लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे अपने मोहल्ले में जो है। तो उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने तो बाद में होता है रेफरेंडम करा लो। तो इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। आप क्या करते हो, अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में जाते हो और छोटे से इलाकों में जाके वहाँ सब लोगों से पूछते हो ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं किया जाए, उनका राय मशवरा लेते हो। तो जब लोकल लोगों की राय ली जाती है तो उसको बोलते हैं जनमत संग्रह हिंदी में, और अंग्रेजी में बोला जाता है रेफरेंडम। अब इंग्लिश के लिए जो लंबा सेंटेंस है वो क्या है, ए प्रैक्टिस या द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। मतलब क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट्स। लोगों से आप क्या काम कर रहे हो, उनसे जाके बातचीत कर रहे हो, उनसे प्रपोजल ले रहे हो और फिर वो सबमिट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जनता को संगठित करके उनसे पूछ रहे हो कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। इसको हिंदी से याद रखोगे बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसे याद कर पाओगे। अगला शब्द है स्पेसिमन। स्पेसिमन का मतलब होता है नमूना। आप सिनोनिम्स के फॉर्म में इसकी हिंदी डायरेक्ट याद कर सकते हो। जब हम बात करते हैं नमूना तो हम दो तरीके के नमूने जानते हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते रहते हैं तो किसी अपने ही दोस्त को बोल देते हैं तुम तो नमूने हो। तो ये जो नमूना है वो स्पेसमैन है। स्पेसमैन के लिए जो सबसे अच्छा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। जो सैंपल कॉपी होती है, जब आप देते हो ना, जैसे सैंपल कॉपी दे दिया जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश ग्रामर की किताब लिखी तो हम क्या करते हैं कि एक सैंपल कॉपी जो है किसी टीचर को देते हैं कि वो पढ़े, रिव्यू करें और हमें बताएं, अपने बच्चों को वो करें। तो उस कॉपी को क्या बोलते हैं, स्पेसमैन कॉपी। इंग्लिश ग्रामर की वो स्पेसमैन कॉपी हो जाएगी या नमूना। हिंदी में इसको नमूना बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी में जब आप इसका नमूना मीनिंग याद करोगे तो थोड़ा सा ये दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। स्पेसमैन की होती है कि एक सैंपल कॉपी, तो इसको एक सैंपल कॉपी के फॉर्म में ही याद रखो। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल कॉपी इज नोन एज स्पेसिमन। इसके बाद है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी। इसको बोलते हैं डिस्पोटिक या फिर निरंकुश। इंट्रिटी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। इंट्रिटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट। इंट्रिटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट से भी मूव ना हो जो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोटिक, मतलब निरंकुश, जो बात ही नहीं सुनता। उससे रिक्वेस्ट करते रहो ना हो तो ऐसे आदमी क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। ये आपके एग्जाम में 7-8 बार आया हुआ है डिस्पोटिक शब्द। स्पेलिंग इन सब के बहुत आसान है। स्पेसमैन की स्पेलिंग आती है आपके फिलर्स में, स्पेलिंग चेक में आपकी स्पेसमैन की स्पेलिंग आती है। तो मैन का मेन होता है, आप याद रखोगे। अब इसमें स्पेसी पढ़ रहे हो तो स्पेसी याद हो गया, तो स्पेसी मैन, ये बहुत आपके इस एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग। अगले वन वर्ड की तरफ चलते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। हिंदी में इसको बोलते हैं शिष्टाचार। जब मैं शुरुआत में 2015 और 2016 में जब मैं तैयारी कर रहा था तो एटिकेट शब्द को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब प्रोनाउंसिएशन अपना बहुत खराब था। तो जब प्रोनाउंसिएशन खराब होता है तो बहुत मुश्किल होता है यार एटिकेट शब्द पढ़ पाना। अब इसकी स्पेलिंग भी उसी तरह से याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत आता है। तो एटी आप ऐसे लिख दो, एटिकेट। अब किट पढ़ते हैं तो QUETT। अब ऐसे में कभी भी ये स्पेलिंग याद नहीं रहेगी आपको जब तक प्रॉपर आप इसकी प्रैक्टिस ना कर लो। तो अपने समय मैंने एटिकेट नहीं पढ़ा था। मैंने अपने समय में, मैं जब अपनी तैयारी करता था स्पेलिंग मेरी बड़ी खराब थी। तो स्पेलिंग खराब होने की वजह से मैं क्या काम करता था, जिस तरह से स्पेलिंग में मिला के पढ़ते हैं, हमने मिला के पढ़ा था। अब मैं दोबारा उस तरीके से नहीं जाऊंगा वरना मेरा ये भी वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा।
एटिकेट होता है और इस एटिकेट की स्पेलिंग में डबल टी आता है लास्ट में, इसके पहले एक ई होता है, इसके बाद में ई होता है। मैं इसकी स्पेलिंग आपको याद करा देता हूँ, आप याद कर लोगे। अब क्या काम करना है, एक तो आप ईटी शब्द याद पढ़ पाओगे, ये याद कर पाओगे कि 2 टी लास्ट में होता है और वो दोनों ई के बीच में होता है। तो एटी इधर याद हो गया और डबल टी और डबल ई इधर याद हो गया। दो टी होगा, एक ई इधर होगा, एक ई इधर होगा, याद हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या, क्यू यू बचा है, क्यू और यू बचा है। तो आपने याद किया ईटी, आपने याद किया क्यू यू, बाद में याद किया 2 टी और 2 ई के बीच में होता है। तो इससे एटिकेट की स्पेलिंग याद रह जाएगी। ब्रेक करके आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा और इस तरीके से ये चीजें याद हो पाती है। अब बात कर रहे हैं वन वर्ड सीखने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो सिखाता हुआ चल रहा हूं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का हिंदी शिष्टाचार आपको लिखने को मिलेगा। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिक्स किया जाता है जब डिप्लोमेटिक बिहेवियर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो मतलब आपने बहुत सारा न्यूज में सुना होगा कि भाई प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया है। तो उसमें पहले से एक डिसाइड प्रोसीजर होता है कि इस तरीके से काम होगा। प्रधानमंत्री जी ऐसे जाएंगे, मान लो भीड़ में कोई उनको हाय हेलो करेगा और उनको अगर मिलना है तो प्रोटोकॉल ये होता है कि वो मिलने नहीं जाएंगे, अपनों से मिलने नहीं जाएंगे, वो सीधे जाएंगे, उसको अनदेखा करेंगे, हाथ वेव करेंगे दूर से। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा आया और वो प्रधानमंत्री जी चले गए, जो उससे हाथ मिला लिया या उससे मिल लिया, कोई दुख भरा आदमी है उसके सर पे हाथ रख दिया, नहीं। मतलब वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो डिसाइड पैटर्न होता है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो डिप्लोमेटिक एटिकेट की बात करते हैं या डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है प्रोटोकॉल। इसी तरीके से बात करें टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और मतलब हेल्पलेसली मतलब आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लाउंडर, या हिंदी में फ्लाउंडर का सही जो मतलब होता है लड़खड़ाना, स्ट्रगल हेल्पलेसली। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, फ्लाउंडर, और अगर फ्लाउंडर पढ़ रहे हो तो FLOUNDER, आसानी से याद भी हो जाएगा। और हिंदी में इसको याद रख लोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। आप खड़े हो, लड़खड़ा गए हो। लॉस ऑफ मेमोरी, ये आपके एग्जाम में तकरीबन 100 बार आ चुका होगा 1999 से लेके आज तक। 1999 से लेके आज तक ये लॉस ऑफ मेमोरी जो है ये अलग अलग सेट में 100 बार से ज़्यादा आ चुका है। अमनेशिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी इसको बोलते हैं। बहुत कॉमन वन वर्ड है जो आपके एग्जाम में आता है, AMA। इसकी स्पेलिंग चेक भी कई बार आ चुकी है, अमनेशिया, भूलने की बीमारी। इसके बाद एक और कॉमन टर्म है जो मैंने बाद में सुना था, स्पेशली जो है संजय दत्त के समय पे, कि संजय दत्त जेल में बंद थे और बीच बीच में वो बाहर निकल आते थे, थोड़े दिन की उनको छुट्टी मिल जाती थी। तो अपन सोचते थे कि कैसे हो गई, तो न्यूज़ में आता था पैरोल पे बाहर है, पैरोल पे बाहर है, पैरोल पे बाहर है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, प्रिजनर को रिलीज करना फ्रॉम जेल, जेल से ऑन सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स और कंडीशन पे छोड़ा जाता है। जैसे मान लो किसी के घर पे कोई डेथ हो गया, ठीक है ना, उसने बोला कि नहीं हमें मिलने जाना है, उस प्रोसेस करने जाना है, जो है चिता में आग लगाने जानी है, तो पैरोल अप्लाई किया जाता है। वहाँ पे पैरोल पे लोग बाहर आते हैं, वो कुछ दिनों के लिए पैरोल पे बाहर आते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरोल बोलते हैं। प्रतिज्ञा पर कारागार को मुक्त करना। अगला है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर से ये बात कहे कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए शब्द आता है, एक शब्द में उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा स्पेलिंग 2015 में बहुत ख़राब था। पहला जो स्पेल चेक था जो मैंने करेक्ट किया था वो यही था, कॉन्साइंस। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन में मैं साइंस की स्पेलिंग देख रहा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे साइंस की स्पेलिंग हमेशा से पता थी। तो ऑप्शन 4 दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में बस ये देख रहा था कि कौन सा ऑप्शन में साइंस की स्पेलिंग सही थी। तो जिस ऑप्शन में साइंस की स्पेलिंग सही थी मैं उसे टिक करके आया था। तो कौन साइंस इसको बोलते हैं, देखो SCIENCE ये साइंस की स्पेलिंग हो गई, और कौन आगे लगा हुआ, तो कौन साइंस। इसको हिंदी में विवेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेक। किसी आदमी का जो विवेक होता है वही तो डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके सोचने की शक्ति इसी से तो डिफाइन करते हैं ना, तो ये क्वालिटी होती है। तो वही पूछा गया है, एक ऐसी फीलिंग किसी के अंदर विच टेल्स, जो बताती है कि क्या सही क्या गलत है। ये सारे के सारे इतनी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज, लास्ट है जो कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज, इसको बोलते हैं एक्रेटिव। इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हो, एक्रेटिव की ACCRETIVE, एक्रेटिव। इसका मतलब होता है सहवर्ती। तो कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअल, धीरे धीरे बढ़ना जिसको बोलते हैं, सहवर्ती धीरे धीरे बढ़ना। एक्रेटिव का मतलब रहता है ग्रेजुअल ग्रोथ, धीरे धीरे बढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है,
ये बार बार भूल जाएगा, क्योंकि बाकी इतनी बार आपके जो है टेस्ट पेपर में, मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर के पेपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कम मिलेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, एक बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा PYV है। मतलब कोई भी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो शुरू से सीरीज कर रहे हैं, और 10वीं मतलब आज हमारा 10वां क्लास है, 10वीं क्लास में अभी तक कोई प्रीवियस ईयर्स के बाहर नहीं लिया है। मैं आपको ऑर्गेनाइज तरीके से वो सारे के सारे वोकैब करा रहा हूँ, जिस पे बेस्ड आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं। 95% वोकैब आपका रिपीट होता है। इसके बाद अगला है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। किसी को इस तरीके से देखना जैसे सामने वाला डर जाए, या डराऊ तरीके से किसी को देखना, तो उसको बोलते हैं ग्लोअर। ग्लोअर का मतलब घूरना भी होता है, ऐसे समझ लो, ग्लोअर का मतलब घूरना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को इस तरीके से देख रहे हो जैसे उसको डरा रहे हो। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर कुद्र दृष्टि अगर इसकी हिंदी याद करोगे तो ये नहीं याद हो पाएगा, घूरना याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो ग्लोअर मतलब घूरना। फिर पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल से संबंधित जो होता है उसको बोवाइन बोलते हैं, बोवाइन। कैटल से संबंधित बोवाइन बोलते हैं, याद रखना, बोवाइन, BOVIN। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो बहुत वैसे जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत एकदम सुंदर लिखता है, जो उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। कैलीग्राफर का मतलब है सुलेख, जो अच्छा लिखने वाला बंदा होता है। समथिंग दैट कॉज डेथ, कुछ ऐसा जिससे डेथ हो सके, उसको क्या बोलते हैं, फैटल, घातक। ये आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देखने को मिलेगा, वन वर्ड में भी पूछ दिया जाता है। अगला शब्द है सिनक्योर। ये आपके एग्जाम में 200 दफा पूछा गया होगा, 200 दफा आ गया होगा। सिनक्योर ये शब्द है जिसका मतलब होता है पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। मतलब सब चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिले, एक ऐसी पोस्ट हो जिसपे बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा सैलरी हो, पर जो वर्कलोड हो वो कैसा हो, नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल हो ही ना, काम ही ना हो उसमें, उस पर क्या हो, नेग्लिजिबल हो ही ना। ये आपके एग्जाम में 200 दफा से ज्यादा बार पूछा गया। हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ऑब्सलीट सब, सिनक्योर, इंसॉल्वेंट, ये सब इतना कॉमन है ना, जो हर साल किसी ना किसी सेट में रखा ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि रखा ना जाए, आपके सेट में नहीं मिलेगा, किसी दूसरे के सेट में मिलेगा, पर मिलता ही मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएगा जल्दी, ये बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। अगला है टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। मतलब एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसे टेस्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं जिसके अंदर किसी भी ऑर्गन से जो मतलब रोग युक्त ऑर्गन है, उस ऑर्गन से क्या निकालना है, सेल निकालना है। मान लो एक आपके पास, अच्छा हृदय किसी को बनाने आता है, पता नहीं क्या बनाते हैं, इसमें 4 धमनियाँ कुछ होती है ना। मान लो ऐसे दिल बना दिया अपन ने छोटा, तो मान लो ये हार्ट आपका खराब हो गया, इससे सेल आपको ही निकाल रहे हो, फिर इसको टेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इसको टेस्ट कर रहे हो, डिजीज के कारण को जानने की कोशिश करते हो। तो जब सेल्स को निकाल के उसको टेस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गन को, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी। ऑटोप्सी आता है, ऑटोप्सी पूरे बॉडी को टेस्ट करते हैं। और पोस्टमार्टम का होता है मृतक शरीर को चीड़ फाड़ करके जांच करना। तो ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, बायोप्सी, ये सब मेडिकल टर्म्स है, ये सब मेडिकल टर्म्स है। तो बायोप्सी आपको याद रखना है कि इसके लिए जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम सेल्स टेस्ट करते हैं, इसमें हम सेल्स टेस्ट करते हैं और डिजीज का कारण जानने की कोशिश करते हैं। ऑटोप्सी क्या होता है कि हम पूरी बॉडी को टेस्ट करते हैं पूरी तरीके से और डेथ का कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगला है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको लैक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत दफा आ चुका है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत दफा आ चुका है। इसके बाद अगला है क्विबल, टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सही शब्द है क्विबल या फिर परिवेरिकेट। इसका मतलब होता है छल कपट, इसका मतलब होता है छल कपट। क्विबल बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लाइन भी याद रख लो, जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछा जाएगा तो क्विबल देख के परिवेरिकेट उसके ऑप्शन में दिया जाएगा। वन वर्ड होगा तो टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने कुछ पूछा, अब उसको क्या आप डायरेक्ट जवाब ना दे रहे हो, आप आड़ा टेढ़ा इधर उधर लेफ्ट राइट डिस्कशन कर रहे हो ताकि आप क्या जो ट्रूथ है उसे हाइड कर सको। तो एक तरीके से छली हो गया ना। तो छल करना क्विबल बोलते हैं या परिवेरिकेट बोलते हैं या प्रीवेरिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीवेरिकेट,
प्री वरिकेट, इसको पर वरिकेट मत पढ़ना, मैं तो पढ़ भी लेता था। प्री वरिकेट, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है। जैसे प्री प्रोनाउंसिएशन में आता प्री वरिकेट, वरी VRICAT केट। प्री वरिकेट का मतलब होता है छल करना, छल करना। और अंग्रेजी में होगा वो होता है कि आप डायरेक्ट जवाब देने के बजाय आप घुमा फिरा के जवाब दो। अगला जो है वो है समवन वाज इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली समवन हु यूज स्टैटिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स। देखो इंश्योरेंस वाले बंदे हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, वो कलेक्ट करते हैं और डिटेल्स बताते हैं, उनको बोलते हैं ना एक्चुअरी, जिनको बोलते हैं मुंशी। मुंशी अगर हिंदी में याद रखोगे तो आपको एक्चुअरी हमेशा याद रहेगा। मुंशी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्चुअरी, मुंशी को। और मुंशी का काम क्या होता है? वो स्टैटिक्स या डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है इंश्योरेंस रिलेटेड संबंधित। तो एक बंदा है जो इंश्योरेंस रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है, उसको ऑडिट करता है, वो क्या कहलाता है? वो मुंशी कहलाता है या एक्चुअरी बोलते हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा जब सनी देओल की पिक्चर आती थी, धर्मेंद्र की पिक्चर आती थी, तो वहाँ पे हमेशा एक मुंशी हुआ करता था, एक लाला हुआ करते थे। मतलब उस वक्त अगर आपको कोई पुरानी पिक्चर देखा होगा तो उसमें मुंशी के नाम से एक पिक्चर आ जाती कि हर अमीर आदमी के घर एक मुंशी हुआ करता था। वो उसका काम क्या रहता था? वो अकाउंट्स को रखता था, अकाउंट्स की जांच करता था, अकाउंट्स को कैलकुलेट करता था। ये जो स्पेशल टर्म है एक्चुअली, ये इस्तेमाल होता है इंश्योरेंस सेक्टर के बंदे के लिए कि जो वहाँ पे ये अकाउंट्स का ख्याल रखता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली बोलते हैं। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, आज का लास्ट होगा। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा ना हो पे करने के लिए, उसको बोलते हैं दिवालिया, या अंग्रेजी में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो शब्द है इंसॉल्वेंट, ये आपके एग्जाम में 200 दफ़ा हो गया, ऑब्सलीट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसोमेनिया हो गया, ये सारे शब्द आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सारे शब्द जो है वो आपको याद हो जाएंगे। एक्चुअली याद करना, अगर हिंदी से याद रखोगे ना कि मुंशी इसको बोलते हैं, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलो वो अपने ईडियम्स की तरफ चलते हैं, ईडियम्स की तरफ चलते हैं और अपने ईडियम्स को देखते हैं हम। टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स मतलब किस? रैपिंग समझते हो ना? रैपिंग का मतलब जैसे मान लो कि आप कोई खाना मंगाते हो तो कुछ एक पेपर से उसे रैप किया जाता है, मतलब उसे पैक किया जाता है। तो रैपिंग का मतलब पैक करना एक तरीके से। तो टू कीप अंडर रैप, तो किसी चीज़ को रैप के अंदर रखना, मतलब अंदर जो चीज़ है उसको पता न चलने देना कि बाहर क्या है, मतलब रहस्य में रखना। क्या? रहस्य में रखना, सीक्रेट रखना किसी चीज़ को। तो दे ट्राई टू कीप द रिपोर्ट अंडर रैप्स, उन्होंने कोशिश किया कि जो रिपोर्ट है वो अंडर रैप्स रहे, मतलब सीक्रेट ही रखे, खुले ना। अगला जो है, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, वो आता है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते करते मर जाना, ठीक है ना। टू डाई एट वंस वर्क, अपने काम के दौरान पे या काम करते करते मर जाना, ये बहुत आपके एग्जाम में आता है। आई वॉन्ट टू रिटायर नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू डाई इन हार्नेस, मैं रिटायर होना चाहता हूँ यार, काम करते करते मरना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है जो आपके एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। एक ये भी आता है फेयर विद फ्रेंड। फेयर विद फ्रेंड का मतलब है मित्र जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, या जो ऐसे समय पे आपके साथ रहे जब आपका समय अच्छा चल रहा है। बुरे समय में साथ छोड़ने वाले मित्र को फेयर विद फ्रेंड बोलते हैं। ऐसे लगभग सभी के पास दोस्त होंगे, ऐसे लगभग सभी के पास दोस्त होंगे, एक आदि कोई बंदा होगा जो इस तरीके का नहीं होगा, वरना हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर हमारी फ्रेंड सर्किल होती है वैसी होती है, फेयर विद द फ्रेंड टाइप की। आज है, जब हमारा समय अच्छा चल रहा है, जब बुरा समय चल रहा होता है तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ए फ्रेंड दैट डिजर्ट्स इन डिफिकल्टीज, डिजर्ट्स मतलब आपको छोड़ना एक तरीके से। ही हैज़ रियलाइज दैट मनीष इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, उसे अभी भी पता चला कि भाई उसने रियलाइज किया कि मनीष उसका फेयर वेदर फ्रेंड है, मतलब मुश्किल में साथ ना देने वाला फ्रेंड है। अगला है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, पतली एयर से प्रकट होना। इमर्ज आउट मतलब प्रकट होना, और कहाँ से? पतली एयर से प्रकट होना मतलब अचानक प्रकट हो जाना। अपीयर सडनली, द सक्सेस ऑफ द डेमो डिड नॉट कम आउट ऑफ थिन एयर, जो सक्सेस है डेमो का वो पतली एयर से बाहर नहीं निकला, अचानक प्रकट नहीं हुआ है। ये बहुत आसान है याद करना, इमर्ज आउट ऑफ थिन लेयर, प्रकट होना किससे? पतली एयर से, मतलब अचानक प्रकट होना। कट नो आइस का मतलब होता है प्रभाव न डाल पाना, कट नो आइस का मतलब होता है प्रभाव न डाल पाना। हैड नो इन्फ्लुएंस, आई हैव हैड हर एक्सक्यूजेज एंड दे कट नो आइस विथ मी, मतलब आई हैव हियर्ड हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसके एक्सक्यूजेज सुने हुए, एंड दे कट नो आइस विथ मी, और वो मेरे साथ, मतलब कट नो आइस मतलब वो क्या कहते हैं कि कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते मेरे ऊपर। अगला है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है चर्चा में लाना। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, सी इज ऑलवेज ब्रिंगिंग अप हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स में कभी कभी पूछ जाता है। ब्रिंग अप मतलब चर्चा में ले आना, ब्रिंग अप मतलब चर्चा में ले आना।
अगले इडियम की तरफ मूव करते हैं। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू इस्तेमाल किया जाता है कैन नॉट बी कंपेयर टू, मतलब इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत आसान सा इडियम है कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू, और मतलब इसको ऐसे अंदर से ही पता नहीं क्यों सेंस आ जाता है कि तुलना ना होने देना। कैन नॉट बी कंपेयर टू, हर लेटेस्ट बुक इज रीडेबल इनफ बट इट कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू हर अर्लियर वर्क। जो उसका लेटेस्ट बुक है, ठीक है ना, वो रीडेबल है, रीडेबल इनफ है, लेकिन बट इट कैन नॉट होल्ड, लेकिन वो पुराना जो उसका वर्क है उसके साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, मतलब पुराना वर्क उसका ज़्यादा अच्छा है। बर्न वंस बोट, अपनी बोट को जला देना। बर्न्स वन बोट, अपनी बोट को जला देना, इसका मतलब मान लो आप समुद्र में चल रहे हो, आप यहाँ पहुँचे, अब आपने नाव को जला दिया, इसका मतलब पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए आपके। तैरना आता होगा तभी तो आप लौट पाओगे, अदरवाइज लौट ही नहीं पाओगे। तो बर्न्स नो बोट का मतलब होता है लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, ही हैज़ ऑलरेडी बर्न्ड हिज बोट, आई कैन नॉट हेल्प हिम नाउ। वो उसने अपनी बोट जो है जला दी है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, मतलब उसने रिटर्न का कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा है। अगला है मेक वंस फ्लेश क्रीप, अपना जो फ्लेश है उसे क्रीप, क्रीप मतलब रोना होता है, एक तरीके से आप हॉरिफाई हो रहे हो, भयभीत करना होता है इसको जो है। मेक वंस क्रीप का मतलब हो गया है कि अब वंस का मतलब किसी रैंडम, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कि किसी को क्या करना, उसका फ्लेश क्रीप कराना, मतलब उसको भयभीत कर रहे हो आप, ठीक है ना, उसको हॉरिफाई कर रहे हो। द स्टोरी ऑफ द शिप रैक मेड माई फ्लेश क्रीप, जो स्टोरी है जो शिप रैक की, उसने क्या किया है कि मुझे जो है हॉरिफाई कर दिया है, मेरे फ्लेश को क्या किया है, फ्लेश मतलब मांस होता है ना, मेरे फ्लेश को उसने रुला दिया एक तरीके से, तो मतलब हॉरिफाई कर दिया मुझे। नॉट गिव ए फिग, नॉट गिव ए फिग का मतलब होता है किसी से मतलब ना रखना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं फिग क्या होता है। फिग एक्चुअली एक ट्री का नाम है, ये अंजीर का पेड़ सुने हो ना, ये उसको फिग बोलते हैं अंग्रेजी में, अंजीर के पेड़ को। तो नॉट गिव ए फिग इसका मतलब है टू बी अनकंसर्न्ड, मतलब किसी से मतलब ही ना रखना यार कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आई डोंट गिव ए फिग वेदर ही कम्स और गोज, मैं भाई किसी से मतलब नहीं रखता, वो आया जाए। तो हिंदी में बोलते हैं मतलब नहीं रखता, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, अंग्रेजी में इडियम इस्तेमाल करोगे नॉट गिव ए फिग, आई एम नॉट गिविंग हिम ए फिग, ठीक है ना। आई डोंट गिव ए फिग वेदर ही कम्स और गोज। तो ये रहे आज के इडियम्स। अब आगे चलते हैं वर्ड सीरीज में। वर्ड सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द है रेयर। रेयर बहुत कॉमन है, रेयर बहुत कॉमन है। सवाल ये नहीं है कि रेयर ही है ना, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, रेयर मतलब दुर्लभ। एक मिनट, मेरा माइक फंस गया यार, चलो। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। अब ये जो रेयर शब्द है ये तो बहुत आसान शब्द है, तो कई बार क्या होता है इस तरीके के आसान शब्द होते हैं, इसके डिफिकल्ट शब्द समझने की जरूरत है। तो सबटल हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। तो सबटल एक सिनोनिम्स इसका हो गया जिसको आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है ना। और स्कार शब्द होता है, स्कैर्स, इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ की कमी हो। रेयर, स्कार्स, सबटल, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि बहुत आसानी से ना मिलने वाला भाई। तो ये चार शब्द आप याद रख सकते हो। रेयर आपके एग्जाम में कब आता है, स्कार्स सबसे ज़्यादा आता है, इसका मतलब होता है कमी होना, कमी होना, ना के बराबर होना। तो वो शब्द आपको याद रखना, सबटल शब्द याद रखना। एक्सेप्शनल मतलब बहुत रेयर हो कोई चीज़ तभी तो एक्सेप्शनल होगा ना, कम पाए जाने वाला। अगला शब्द हर्डल, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। हर्डल शब्द में अगर हम बात बोले इसके सिनोनिम्स में, ऑब्स्टिकल एक ऐसा शब्द है जो बहुत आपके एग्जाम में आता है, ये आपके बहुत एग्जाम में आता है, हर्डल और ऑब्स्टिकल, ठीक है ना। हैम्पर शब्द आपके बहुत एग्जाम में आता है। बॉटल नेक कभी कभी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इम्पीडमेंट शब्द भी आपके एग्जाम पे आता है। इम्पीड मतलब बाधा होता है, एक वर्ब होता है इम्पीड, इसका मतलब होता है बाधा। तो हर्डल हो गया या ऑब्स्टिकल हो गया या फिर इम्पीड शब्द हो गया, ये सब क्या है, इसका मतलब होता है बाधा होना। इसके अपोजिट में सहायता करना हो जाएगा एड, या एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा। हर्डल, ऑब्स्टेकल, इम्पीड, ये सब बाधा से रिलेटेड शब्द है। अगला शब्द है डेसिमेटेड। किसी चीज़ को अगर आप डेसिमेट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप अगर डेसिमेट कर रहे हो, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को डेसिमेट कर रहे हो इसका मतलब है किसी चीज़ को आप बर्बाद कर रहे हो।
बर्बाद कर रहे हो, एनाहिलेट कर रहे हो, ठीक है ना। एनाहिलेशन शब्द आता है, एनाहिलेट आपका वर्ब है। ऑबिलिटरेट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, स्लॉटर कर रहे हो। स्लॉटर मतलब काट छाट के खत्म कर देना एक तरीके से, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय कर देना, तो डिस्ट्रॉय हो गया, डेसिमेट हो गया, एनिहिलेट हो गया, ऑबिलिटरेट हो गया या स्लॉटर हो गया। ये सारे वो जो वर्ब हैं, ये सारे के सारे वर्ब आपके किसी चीज़ को ख़त्म करने से रिलेटेड है, किसी चीज़ से ख़त्म करने से रिलेटेड है। अब इसके अपोजिट की बात करें तो बिल्ड हो सकता है, प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। अच्छा, कोई ऐसा शब्द यहाँ पे आ जाए जिसकी हिंदी मीनिंग में अगर मेरे से छूट जाए, तो आप गूगल पे जाके उसकी मीनिंग हिंदी में ढूंढ लेना और अपने उसमें नोटबुक में लिख लेना। अगस्त मतलब प्रतापी होता है, अगस्त मतलब प्रतापी होता है। ये मतलब मेरे को अपने तो पेपर के वो सारे शब्द याद है जो आए हुए हैं, जो बहुत अपन रटे में। ये भी शब्द आया था मेरे सिनोनिम्स में, अगस्त। 2015 में तुक्का लग के सही हुआ था। 2015 में मेरे नंबर ही थे 50 में 12/50 था। और फिर जब 2016 में गया तो 46/50 था इंग्लिश में। तो 12 से 46 का सफ़र इतना आसान नहीं होता, आप समझ सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होगा कि भाई 12 नंबर अगर 50 में बन रहे हैं तो 46 नंबर का स्कोर देखना बहुत होता था। और मेरे समय में 2016 में आपको पता है टॉपर के 175 नंबर आते थे, 175/200, ये मैक्स स्कोर हुआ करता था। और आज के समय में क्या है कि 200 में 200 भी इंग्लिश में आपके आ जाते हैं। अगर हाईएस्ट स्कोरर को देखोगे तो 200 में 200 भी कर देते हैं। लेकिन हमारे समय का चैलेंज क्या था? 175 तो मैक्स हुआ करता था 2015-16 के समय तक। बट अब यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा भी हो गया, बहुत सारा कंटेंट भी हो गया, बहुत सारा पढ़ाने वाले लोग भी हो गए। हमारे पास तो ऑफलाइन की ही सुविधा हुआ करती थी, उसमें से भी मैं कोचिंग जाता नहीं था। तो ऐसे में वहाँ से यहाँ इंप्रूव करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अगस्त की। अगर हम बात कर रहे हैं अगस्त की, प्रतापी का, रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव। मेजेस्टिक इसका एक सबसे सही शब्द है, ठीक है। ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे अगस्त मेजेस्टिक शब्द जो है तो ये किंगडम से रिलेटेड आपके वो कैब है। इमिनेंट का मतलब होता है स्कॉलर, डिग्निफाइड बोल सकते हो, ग्रैंडियोज मतलब भव्य हो गया, ग्लोरियस जो है। इसके अपोजिट की बात करें तो एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब ये होता है कि जो आदमी क्रूर होता है, जो दूसरों को कष्ट देता है। हॉरिबल, डराने वाला। तो अगस्त का मतलब प्रतापी हो गया। और अगस्त के सिनोनिम्स याद करना बहुत जरूरी है। इमिनेंट, स्कॉलर, डिग्निफाइड, ग्रैंडियोज और ग्लोरियस, मैजेस्टिक। ये सारे के सारे शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे और सबकी मीनिंग एक साथ ऐसे पढ़नी पड़ती। मैं बता देता हूँ मैं अपने समय कैसे पढ़ता था। जैसे मैंने लिख लिया अगस्त, तो अगस्त का मतलब प्रतापी हुआ। तो इमिनेंट तो याद हो गया था। इमिनेंट एक्चुअली इसका मतलब होता है स्कॉलर। ये एग्जाम में आया था तो मैंने इसको याद कर लिया था। इमिनेंट का मतलब स्कॉलर। मैजेस्टिक शब्द का मतलब होता है, मैजेस्टिक ये राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर डिग्निफाइड वो होता है, जैसे मान लो डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रसिद्ध आदमी, तो मैजेस्टिक हो गया, प्रतापी हो गया। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही में है। ग्रैंडियोज का मतलब भव्य हो गया, ग्रैंडियोज का मतलब भव्य हो गया, ये याद रख लो। और ग्लोरियस का मतलब ये हो गया, जैसे ये वार से रिलेटेड है। कहते हैं ना कि जब आप जीत के आए हो तो एक वो होता है कि राजा की ग्लोरी फैल रही है, मतलब महानता फैल रही है। तो ग्लोरियस का मतलब महानता हो गई। तो ये सारा का सारा अगस्त, प्रतापी होना, महान होना, मैजेस्टिक होना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। सब एक दूसरे के सिनोनिम है। अलग अलग रेफरेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अगर अगस्त की बात करें, मैजेस्टिक की बात करें, ग्लोरियस की बात करें और ग्रैंडियोज की बात करें, डिग्निफाइड की बात करें, इमिनेंट की बात करें, जो है ये सारे हमारे, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो ये किंगडम से रिलेटेड वोकेबलरी है कि राजाओं के शासनकाल पे इस तरीके के शब्द जो है इस्तेमाल होते थे। अब इसके बाद अगला शब्द बोले एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लोभ, लालच। इसको ग्रीड बोल सकते हो, ठीक है ना। मटेरियल गेन के लिए जो हमें लालच आती है उसके लिए एवराइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीड बोल सकते हो आप, एविडिटी बोल सकते हैं, क्यूपिडिटी बोल सकते हो। तो ये दो शब्द और अच्छे से याद कर सकते हो। कभी मान लो एग्जाम में आपके आ गया एविडिटी एंड क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी। तो एविडिटी और क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है? लालच। आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। एवराइज का मतलब ग्रीड होता है कि जो है, और एविडिटी का और क्यूपिडिटी का मतलब भी जो है क्या होता है? ये होता है आपका ग्रीड या फिर लालच। एंटोनिम्स की बात करें, जेनरोसिटी हो गया, फिलैंथ्रोपी हो गया, मतलब जिसमें आप फिलैंथ्रोपी लोग वो होते हैं जो परोपकार करते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। तो ग्रीड, लालच और परोपकार इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो
आपको याद करना पड़ेगा एबिडिटी एंड क्यूपिडिटी साथ में, एवरेज के साथ साथ, क्योंकि ये वाला सब जो ग्रीड है ये तो लगभग सभी को पता है, लगभग सभी को पता है। तो आपको एबिडिटी एंड क्यूपिडिटी दो नए शब्द है जो याद करने पड़ेंगे लोभ और लालच के लिए। आगे चलते मूव करते हैं। स्लाइडर, स्लाइडर मतलब फिसलना। और जब आप फिसल रहे हो तो क्रॉल करना या रिगल करना, ये फिसलने से रिलेटेड। क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रॉल का मतलब रेंगना होता है। जैसे स्नैक क्रॉल करता है, क्या करता है? स्नैक क्रॉल करता है, ठीक है। रिगल। फिर लिंगर का मतलब फंसे रहना, रिसीड का मतलब पीछे हटना, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। और स्लाइडर फिसल के कहीं आप आगे जाते हो, रिसीड का मतलब आप पीछे हट रहे हो। फ्रीलांस शब्द आता है। फ्रीलांस एक हॉटस्टार पे एक सीरीज आई हुई है फ्रीलांस करके, देखोगे, अच्छी सीरीज है, मैंने देख रखी है। जब भी समय मिले देखना का, थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए फ्रीलांस। फ्रीलांस जो है इसका मतलब होता है स्वतंत्र रूप से काम करना, अपनी इच्छा से काम करना, स्वतंत्र होकर काम करना। तो अर्निंग वंस लिविंग, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। अनअफिलिएटेड बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट बोल सकते हो इसके सिनोनिम्स को। और नॉन कॉमर्शियल एंटोनिम्स हो गया, या नॉन प्रोफेशनल बोल सकते हो जो है इसके एंटोनिम्स को, ठीक है ना। अब इसके बात करें इम्पियस। इम्पियस का मतलब होता है अधर्मी। इसको इम्पायस भी बोलते हैं, लेकिन मैं इम्पियस ही याद रखता था, स्पेलिंग याद करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। तो इम्पायस बोल सकते हो, इम्पियस में बोलता था, स्पेलिंग याद करना बहुत आसान था। ये आई दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। चलो, IMPIOS, इसका मतलब अधर्मी। जब अधर्मी की बात करते तो एक बहुत सही शब्द है जो आपके एग्जाम में आता है, इर्रेवरेंट, पापी, अधर्मी। एपोस्टेट शब्द है, एग्नोस्टिक शब्द है, ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस मतलब निंदक, जिसकी निंदा की जा रही हो, निंदा किया जा रहा हो जिसका। सब धार्मिक वर्ड है, सब धार्मिक वर्ड है। तो हम बात कर रहे हैं इम्पायस की, इर्रेवरेंट की, और एपोस्टेट की, और एग्नोस्टिक की, और ब्लास्फेमस की। ये सब आपके जो है धार्मिक शब्द है, और इसका मतलब है अधर्मी और बुद्धिहीन, जिसके दिमाग और बुद्धि सब निकल गई हो, ठीक है ना। शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, जो इम्पायस शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है जब आप ना भगवान की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, ठीक है ना, भगवान की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। तो इर्रेवरेंट हो गया। याद रहेगा शब्द इम्पायस, इर्रेवरेंट, एपोस्टेट, एग्नोस्टिक और ब्लास्फेमस जैसे शब्द है। 6, 7, 8 बार जब रिपीट करोगे तब याद होना चालू हो जाएगा। ये सब के सब कैसे हैं? ये सारे लोग, इम्पायस लोग अधर्मी हैं, इर्रेवरेंट लोग अधर्मी हैं, एपोस्टेट वाले बंदे अधर्मी हैं, एग्नोस्टिक वाले बंदे अधर्मी हैं, ब्लास्फेमस वाले, सेंस रखने वाले बंदे जो है वो अधर्मी हैं। इसको ऐसे याद करोगे, याद हो जाएगा एक बार में। अब इसके बात करें स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना, ए फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्टेम्प्ट और डिसडेन। डिसडेन मतलब निराशा होता है, ठीक है ना, समवन और समथिंग। कंडम करना, किसी का खंडन करना। खंडन करना, तिरस्कार करना एक ही बात है ना। खंडन, खंडन लिख रहा हूं मैं, खंडन, आप सही लिखा ना मैंने। कंडेम करना, यहां पे कंडेम करना, यहां एन साइलेंट रह जाता है। तो किसी का डेरिजन करना, डेरिजन मतलब किसी के पीछे उल्टा सीधा बोलना। डिस्पीसल करना, डिस्पाइशल करना। सार्काज्म, सार्काज्म, किसी का उपहास करना। सार्काज्म का मतलब उपहास करना, उपहास करना। सार्काज्म का मतलब होता है उपहास करना। तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद करना पड़ेगा। स्कॉर्न आप निंदा कर रहे हो, सार्काज्म आप उपहास कर रहे हो, डिस्पाइशल निंदा कर रहे हो, डेरिजन निंदा कर रहे हो, कंडम निंदा कर रहे हो। तो सब निंदा करने से रिलेटेड शब्द है। कितने शब्द हो गए? स्कॉर्न हो गया, कंडम हो गया, डेरिजन हो गया, डिस्पाइजल हो गया, सार्काज्म हो गया। ये सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे जो है। फ्लैटरी, खुशामदीदी, फ्रेज, प्रशंसा। अपोजिट शब्द है, APPO। एक ऑपोजिट शब्द होता है, एक अपोजिट शब्द होता है। अपोजिट का मतलब उपयुक्त। ये अपन लोगों ने पढ़ा था किसमें? इसके पहले वाली क्लास में, आपको याद होगा। तो अपोजिट और अपोजिट पढ़ा था। अपोजिट का मतलब विपरीत होता है, और अपोजिट का मतलब उपयुक्त होता है। एप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं, तो एप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम्स होगा, पर्टिनेंट इसका होगा, रेलेवेंट इसका होगा, सुटेबल इसका होगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कुछ सिनोनिम्स में जो शब्द अपन ने लिया है, इनएप्रोप्रिएट हो गया, फ्रिवोलस हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये उपयुक्त है। और कोई चीज़ अगर फ्रीवोलस है वो अनुपयुक्त है। क्या है? वो अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब की बात करें तो आज हम लोगों ने कॉल लिया है, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल अप, कॉल ऑन या फिर अपॉन, और एक कैरी अवे लिखा हुआ।
तो कैरी अवे सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग ही है, तो कैरी अवे पढ़ लेते हैं। कैरी अवे का मतलब होता है उत्तेजित होना, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। क्या होता है इसका मतलब? उत्तेजित होना, उत्तेजित होना। कैरी अवे हो गया, उत्तेजित हो गया, उत्तेजित होना। तो आप याद रखना कि जब भी आप कैरी अवे होते हैं आप उत्तेजित होते हैं। टू एराउज, एराउज का मतलब एक तरीके का उत्साह होता है जो एक बैग से ही आता है। टू एराउज टू मच, या बहुत इमोशंस में आना। आई वॉज कैरिड अवे बाई द इमोशनल सेंस ऑफ द मूवी। आई वॉज कैरिड अवे बाई द इमोशनल सेंस ऑफ द मूवी। कई बार देखो, जैसे अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखा, चंदू चैंपियन। तो उसमें जब वो पहली बार लड़ रहा होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, जब दूसरी बार फाइट कर रहा होता है ओलंपिक के लिए तब फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो तीसरी बार, मतलब इसकी स्टोरी अगर चंदू चैंपियन के देखोगे तो क्या है कि सबसे पहले वो चैंपियन बनना चाहता है। उसने एक बचपन में 10-11 साल की उम्र में एक देखा कि एक ओलंपिक जिसने गोल्ड मेडल जीता है उसका स्वागत कैसा होता है, तो बचपन में उसके घर गया कि चंदू भी चैंपियन बनेगा। तो सबसे पहले वो अखाड़े में कूदता है, अखाड़े में वो जीतने की कोशिश करता है। अखाड़े से बाय डिफ़ॉल्ट वो स्विच करके कहाँ पहुँच जाता है, वो आर्मी में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे सिर्फ ओलंपिक जाना था, जहाँ पे उसे गोल्ड जीतना था। वो क्या खेलेगा उस बात से उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे गोल्ड जीतना था। तो वहाँ से वो आर्मी में जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो वहाँ से जाके ओलंपिक खेल सकता है। आर्मी उसने ज्वाइन किया, आर्मी ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि वहाँ से वो दंगल करके नहीं जाता है, लेकिन बॉक्सिंग करके जा सकता है ओलंपिक में। तो उसने बॉक्सिंग सीखा, बॉक्सिंग में जाता है और फाइनल नॉकआउट में हार जाता है, उसका गोल्ड मेडल मिस हो जाता है। फिर वापस वो फौज में आता है श्रीनगर में, जहाँ पे लड़ाई चलती है पुराने समय में, जो है इंडिया पाक का युद्ध चलता है, जिसमें उसके दोनों पैर में 8-9 गोलियां रखती है, उसके दोनों पैर से वो विकलांग हो जाता है। फिर वो बॉक्सिंग खड़े होकर किया जाता है, बॉक्सिंग करने का चांस मिस हो जाता है। फिर भी वहाँ पे उसे ज़िंदगी में एक और मौका मिलता है पैरा ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में वो चुनता है कि वो स्विमिंग करेगा। उसका एक कोच होता है जिस वो उसको बताता है कि उसको सही होने के लिए स्विमिंग करना पड़ेगा। फिर वो जब स्विमिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिस करा रहा होता है, तो वो देखता है कि वो थोड़ा ही समय कम रह गया है जिसमें वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता है। तो जब ये चीज़ आती है, जब वो फाइनल मैच जीत रहा है, तो गूज बम्प आता रहता है। तो आप उस टाइम पे होता ना, उत्तेजना आ जाता है। या फिर अगर आपने पुराना वर्ल्ड कप देखा है, इंडिया अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच, और 30-33 रन पे ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान जो है 3 विकेट गिरा चुकी होती है और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगी। फिर मैक्सवेल 201 रन मारते हैं और मैच जिता देते हैं, और इंडिया उम्दा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचती है और हार जाती है, और हम कितना रोते हैं। उसका बदला इस साल लिया है। कल शाम को इंडिया ने मैच हराया, मैंने पूरा मैच देखा है, और जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया, दिल में एक उत्साह हुआ है, कैरी अवे हुए, आंख से आंसू निकल आए। फिर मैं वेट कर रहा था कि आज सुबह मैं अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच देखूंगा। सुबह 6 बजे का मैच था, आइडली मैं उठता 9-9:30 बजे हूँ। मैं सुबह उठा हूँ, मैच के 1 घंटे पहले उठ गया हूँ। 1 घंटे पहले प्री लाइव जो शो आता है मैंने पूरा देखा, उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान का पूरा मैच देखा। आइडली हम दूसरे देशों को मैच देखते नहीं है, एक एक बॉल देखा। आखिरी में जब अफगानिस्तान मैच जीतता है ना, मतलब 116 रन बनाने थे, 3-4 बार बारिश हो गई, दिल थाम के बैठे हुए थे। लेकिन जब वो आखिरी समय बांग्लादेश से मैच जीत के जब सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंचती है और ऑस्ट्रेलिया बाहर आती है, तो पता चलता पिछली साल का बदला इस बार पूरा हुआ। कल इंडिया ने लिया, आज अफगानिस्तान ने लिया ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके। और वो पूरे के पूरे खिलाड़ी जो रोते हैं ना, तो बोलते क्या होता है ना, वो जो उत्तेजना आती है उसको बोलते कैरी अवे होना। तो यही बात है, आई वॉज कैरीड अवे बाई द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। तो मैं बोलूँगा आई वॉज कैरीड अवे बाई द इमोशनल सीन ऑफ द 2 डेज अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश मैच। तो कैरी अवे होने का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। आप एक मोमेंट के लिए चले जाते हो, कहीं और चले जाते हैं। आंख में आंसू हो गया, सुबह सुबह मेरे भी आंख में आंसू आ गया। इमोशनल टच ही था यार। अगर आप अफगानिस्तान इस बार का सेमीफाइनल मैच नहीं खेलती तो ऐसा लगता कि ऊपर वाला ब्रेव को आगे नहीं ले जाता है। एक्चुअली कहते हैं ना कि हम कौन आगे जाता है, वही आदमी आगे जाता है यार। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं, जो खुद से लड़ते हैं। जो खुद से नहीं लड़ते हैं उनका भगवान भी साथ नहीं देते हैं। तो भगवान के भरोसे बिल्कुल मत बैठो, आप अपने साथ चलो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, भगवान भी आपके साथ देंगे। आई होप ये कैरी अवे का मीनिंग समझ पाए होगे। और ये बात करते करते मेरे को पिछली बार का सीन याद आ गया था, जो है जो इंडिया के साथ हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल हारना, कितना इमोशनल टच था। पहली बार देश ने इंडियन क्रिकेट टीम का साथ दिया, वरना अगर फाइनल हार के आ जाती थी तो टीवी तोड़ देते थे, गाली दे देते थे। इस बार सब देश के साथ खड़े रहे। वो इमोशनल टच था, सुबह का इमोशनल टच था। तो मैं भी थोड़ी भावनाओं में बहक गया। चलो कोई बात नहीं, कैरी अवे का मतलब उत्तेजित होना एक तरीके से हो गया। अब आते हैं हम अपने बात
कॉलिंग का मतलब निकालना, कॉलिंग का मतलब होता है समन करना, ठीक है ना। सी इज़ टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो है बीमार है। सी इज़ टू इल टू को मतलब पर्सनली डॉक्टर को बुलावा नहीं भेज सकती है, ठीक है ना। तो कॉलिंग का मतलब टू समा, सेंड फॉर, बुलावा भेजना, किसी के लिए बुलावा भेजना, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, टू कैंसिल। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन, जो मीटिंग है वो कॉल ऑफ कर दी गई, कैंसिल कर दी गई बगैर रीजन बताए हुए, ठीक है। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल, याद करना। कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, याद करना। द विक्टिम ट्राई टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बट सी कुड नॉट, जो विक्टिम थी वो कोशिश कर रही थी याद करने को लेके कि एक्चुअल सीक्वेंस क्या रहा एक्सीडेंट का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो कॉल अप का मतलब होता है याद करना, याद करना। कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना। और कॉल ऑन अपॉन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, टू इनवाइट, टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए इनवाइट करना, कुछ करने के लिए, बोलने के लिए आमंत्रित करना। आई कॉल अपॉन टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब आप कॉल अपॉन करते हो या कॉल ऑन करते हो, ऑन या अपॉन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब आप किसी को किसी काम के लिए बुलाते हो, किसी को किसी काम के लिए बुलाना, बात है ना, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। तो किसी को आप आमंत्रित कर रहे हो, किसी को बताने के लिए आमंत्रित कर रहे हो, किसी को कुछ बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। तो ये बहुत आसान है, याद भी हो जाएगा। कॉल इन का मतलब बुलावा भेजना, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कॉल अप का मतलब होता है याद करना, कॉल अपन ऑन अपन का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, ठीक है ना। कैरी अवे का मतलब होता है उत्तेजित करना। अब जो ये अकेले पढ़ोगे ना तो याद नहीं होगा जल्दी, ये बहुत भूलता है, बहुत भूलता है, बहुत भूलता है, लेकिन क्लासेस में अगर एक बार टीचर से सुन लोगे ना तो ये याद हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, ये अपने लास्ट सेक्शन में मूव करेंगे। देखो, एंटीपैथी एक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी से घृणा करना। तो एंटीपैथी टू और एंटीपैथी अगेंस्ट, मतलब ये अपने साथ टू लेता है, ये अपने साथ अगेंस्ट लेता है। जब हम बात करते हैं अगेंस्ट की, या जब हम बात करते हैं विथ की, किसी के साथ जब प्रीपोजिशन लगाते हैं तो ये पर्सन के लिए आता है। और जब एंटीपैथी टू करते हो तो किसी चीज़ को लेकर आपको घृणा होती है, जब एंटीपैथी अगेंस्ट लिखते हो तो किसी पर्सन को लेकर घृणा होती है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, मुझे वाइन से घृणा है। यहाँ पे आपकी कोई चीज़ है, तो जब किसी चीज़ से होता है तब क्या लगाते हो एंटीपैथी के साथ? टू। वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, जब पर्सन की बात हो रही है तो अगेंस्ट लेता है, बस इतना ही फर्क है। और एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा, ये याद भी रखना। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड, मैंने उससे मदद मांगी पर, तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड मांगना। एफिलिएटेड टू और एफिलिएटेड विथ होता है। एफिलिएटेड टू ए यूनिवर्सिटी या बोर्ड होता है, जैसे लिखता है ना आगरा कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे विथ लगा दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, बोल देते हैं हमारा कॉलेज इससे एफिलिएटेड है। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से एफिलिएशन की तो हम एफिलिएटेड के साथ टू लगाते हैं, पर अगर पार्टी से कोई एफिलिएटेड है तो उसके साथ हम विथ लगाते हैं। अफिलिएटेड का मतलब संबंधित होना। तो इंडियन कम्युनिटीज आर अफिलिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टीज। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडियन कम्युनिस्ट की और बात हो रही है पार्टी की। किस पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की, इसलिए हमने अफिलिएटेड के साथ क्या लगाया? विथ। तो ध्यान रखना है, अफिलिएटेड अपने साथ टू लेगा जब बात होगी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की, जब बात होगी किसी पार्टी की तो अफिलिएटेड अपने साथ विथ लगाएगा। तो ये रहे आज के आपके सारे के सारे 100 वोकैब्स। और आज की क्लास कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोगों ने 1000 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा मानना है कि 1000 वर्ड्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रेगुलर रिवीजन रखिए, अगर रेगुलर रिवीजन आप नहीं रखते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, इस पूरी सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठेगा। 17,727 वैकेंसीज रिलीज हुई है। इतनी वैकेंसी CGL में रिलीज हुई है और मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इस बार आपका रिजल्ट निकलवा दूंगा। आप अपने 90 दिन मेरे साथ गुजारिए, इतना ही प्री में बचा हुआ है, मेंस के बाद बात करेंगे। लेकिन ये इस सीट में, एक सीट मैं आपको दिलवा दूंगा अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहे। मैं सारे अच्छे, सारे रेलेवेंट कंटेंट सब निकाल के आपको यूट्यूब पे यही दे दूंगा। आप देखोगे आपका स्कोर पढ़ाई करने के बाद बहुत इंप्रूव होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वोकैब शो। और मैं जल्द ही अनाउंस करने वाला हूँ एक बैच जिसका नाम अपन ने रखा है स्पार्टन 1.0। ये फ्री पूरा बैच होने वाला है जिसमें हम खूब प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपकी मैथ्स की, खूब प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम आपकी जो है रीजनिंग की, खूब प्रैक्टिस कराने वाले हैं GS की, सारे प्रीवियस का कंटेंट कवर करने वाले हैं, थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, PYQ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा कंटेंट डिलीवर करेंगे कि इस बार माई पाठशाला के बच्चे CGL में झंडा गाड़ के आएंगे। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।